प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उस्मानी क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10 के जो हमारा चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, उससे संबंधित जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं और इस प्रश्नावली से संबंधित जो बेसिक बातें हैं उन सबको यहां जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहां शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है यहां पर वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखेंगे क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखिए, हमको जो जानना है वो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसके बारे में जानना है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के इस टॉपिक पर जाने से पहले हमें दो बातें जानना बहुत जरूरी है। अगर वो दोनों बातें हम नहीं जानेंगे तो हमें इस प्रश्नावली को करने में और इसके बेसिक को समझने में बहुत ही दिक्कत आएगी। वो दोनों चीजें क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो हमें ये जानना है कि आखिर अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखिए, ये जो प्रश्न जब मैंने आपको शुरू कराया था हाई स्कूल का मैथमेटिक्स, उसमें जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बताई हूं। मैं फिर से आपको रिपीट करा रहा हूं कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी भाग नहीं होती। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। मतलब मैं कहता हूं, ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 2। अन्य बहुत सारी हो सकती हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि 2, 3, 5, 7 ये जितने भी संख्याएं मैंने लिखी हैं, यह संख्याएं या तो स्वयं से भाग हो सकती हैं या एक से भाग हो सकती हैं। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी भाग नहीं होती। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जो अपने आप से और एक से ही भाग होती है वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर। नंबर 2 हमें देखना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं 1 के अतिरिक्त भी किसी भी और संख्या से भाग हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं।
यानी हम लिखेंगे ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्वतः विभाजित हो जाती है, पूर्वतः विभाजित हो जाती है। जैसे 4, 6, 8, 10, 8 के बाद 9 लिख सकते हो, 9, 10, 10। तो ये सारी की सारी संख्या हमारे पास क्या आती है, भाज्य संख्या कह जाती है ना। तो सीधे सीधे सी बात हम कहेंगे कि ऐसी सारी की सारी संख्याएं जो अपने आप से भाग हो जाए, 1 से भाग हो जाए और उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से भाग हो जाए, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है क्या, कि इन दोनों ही ये जो हमारे पास भाज्य संख्याएं होती है ना, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और हमें ध्यान रखना है कि आप यहां लिखेंगे 0 तथा 1 को छोड़कर, तो इसे हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा ना तो भाज्य में शामिल होता है और ना हमारा अभाज्य में शामिल होता है। तो ये हमारा था क्या, कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो हमारे मूल प्रमेय है, जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या है। ठीक, देखेंगे। इसको मैं बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लेना इसको। तो देखिए, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसमें क्या कहा गया है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह कहा गया है कि किसी भी भाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। तो ये जो बात है ये हमारी कैसी है, यही हमारे पास है कि गणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कि हम कहेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास भाज्य संख्या है तो उसे हम अभाज्य जो भी उसके गुणनखंड होंगे उनके गुणनफल के रूप में, है ना, उनका गुणा का चिन्ह लगाकर के रूप में लिखा जा सकता है और वो हमेशा कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं, यानी कि उसके अलावा और कोई संख्या वहां नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई संख्या दी गई है 24, तो जरा अगर मैं 24 के टुकड़े करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, और 8 तिया 24। तो ये मेरे पास इसके टुकड़ा है। तो हम कहेंगे कि देखिए, हम देख रहे हैं कि 2 अभाज्य, 2 अभाज्य, 2 अभाज्य और 3 अभाज्य। तो हम देखेंगे कि अगर हम 24 को, क्योंकि 24 कैसी संख्या हमारे पास, 24 भाज्य संख्या। अब जब ये भाज्य संख्या है तो हमने ऐसा किस रूप में लिखा, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अभाज्य गुणनखंड क्या है, मतलब 2 2 3 2 3। जब ये हमारे पास गुणनखंड आए तो हम इस संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारी क्या कहलाती है, आधारभूत प्रमेय। और इसका कोई और, यानी इसके अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं हो सकते। मतलब यह है कि हम अगर चाहें तो केवल इसमें इतना तो कर सकते हैं कि 3 को पहले लिख लो या बीच में कहीं लिख लो, लेकिन नंबर हमारे जो रहेंगे वो ये के यही रहेंगे और इससे उस पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम कहेंगे किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जो अद्वितीय होते हैं। दूसरी संख्या, अगर मैं आपसे यहीं से कहूं, क्या मान लीजिए अगर कोई संख्या ले ली जाए तो आप कहेंगे कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखेंगे 2 2 4 2 8 16 क्या होता है,
तो यहां भी आप देखेंगे तो ये जो हो जाएंगे हमारे इसके क्या करेंगे गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, और कोई संख्या हो सकती है, मान लीजिए मैं और एक संख्या लूं, मैं अगर कहूं आपसे 33 तो आप कहोगे 3 गुणा 11। अब आप देखेंगे 33 कैसी संख्या, भाज्य संख्या, और इस भाज्य संख्या के जब हमने टुकड़े किए तो हमारे पास कितना है 11 गुणा 3। तो आप 11 गुणा 3 कह दीजिए या 3 गुणा 11 कह दीजिए, एक ही बात है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो यह होती है हमारे पास अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे, तो अब अगर इसकी परिभाषा देखें तो हम कहेंगे क्या, मैं लिखवा देता हूं, किसी भाज्य संख्या को, किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, या लिखा व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। यह अभाज्य गुणनखंड, यह अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो ये हमारी इसकी परिभाषा हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसमें कहा जाता है कि कोई भी अभाज्य संख्या हमारे पास दी गई है तो उस अभाज्य संख्या को, सॉरी उस भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में देख सकते हैं, और उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, यानी कि उसके अलावा उसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास होती है आधारभूत प्रमेय। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम देखते हैं क्या कि अब आता है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि अगला जो पॉइंट हमारे पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि है कि हमारे पास कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अगर हमें दी है तो हमें उसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या इस विधि के द्वारा हमें कितने काम करने हैं, यहाँ पर 2 काम करने हैं, और वो दोनों क्या क्या है तो जरा देखेंगे। तो पहला है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, हम पहले हम ज्ञात करते हैं क्या, लय से ज्ञात कर सकते हैं किन्हीं दो संख्याओं को, लय से ज्ञात करना, और नंबर 2 होता है हमारे पास मैं से ज्ञात करना, मैं से ज्ञात करना। तो ये 2 अभाज्य गुणनखंड विधि की क्या होने हमारे पास प्रयोग। अब कैसे करना है ये हम जरा चलते हैं। तो देखिए जैसे अभी हमने पिछले जो एग्जाम्पल उठाया था, उसी क्वेश्चन को देते हैं क्या कि अगर मैं आपसे कहूं 24, तो 24 के अगर हम टुकड़े करेंगे, तो 24 के अगर टुकड़े करेंगे तो कितना, 2 से काटेंगे तो 12 बार, फिर काटेंगे 2 से तो 6 बार, फिर काटेंगे 2 से तो 3 बार, फिर काटेंगे 3 से तो 1 बार। और ये जो हमारे पास टुकड़े आएंगे वो 24 के टुकड़े कितना जाएंगे, तो 24 के टुकड़े आ जाएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और इसी तरह से जो दूसरी संख्या हमारे पास थी कितना हमने लिया था 48, 48 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो काटेंगे 2 से, ये आ जाएगा, फिर काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 12, फिर काटेंगे 2 से तो काटा आएगा 6,
फिर काटेंगे 2 से 3 और फिर काटेंगे 3 से 3 है ना 1। अब अगर हम देखेंगे तो 48 के जो हमारे पास टुकड़े आएंगे भाई देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3। हम एक बात यहाँ पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या कि अगर हम इन्हें लाइनों के हिसाब से यानी जो 2 की लाइन है 2 के नीचे लिखते जाइए, जो 2 की लाइन है 2 के नीचे, जो 3 की लाइन है 3 के नीचे, और जो लाइन पूरी ना हो उसके लिए आप एक्स्ट्रा लाइन बना लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमें लेसे और मैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। अब इन दो संख्याओं का हमें लेसे भी ज्ञात करना है और मैसे ज्ञात करना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें इन संख्याओं का लेसे निकालना है, क्या निकालना है, लेसे निकालना है, तो जितनी भी लाइनें हमारी बनी है इन सभी के सभी लाइनों के हम नीचे लिख लेंगे। और जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 और हम इनकी गुणा कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 क्या 48। तो हमारे पास जो संख्या का लेसे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी संख्या का अगर हमें मैसे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे मैस है, और मैस से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉमन है यानी कि जो दोनों पार्ट में है उसे लिखेंगे। जैसे ये लाइन हमारी पूरी थी तो हम यहाँ लिखेंगे 2, ये लाइन हमारी कंप्लीट थी तो इसे लिखेंगे 2, ये 2 लाइन हमारी, ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट थी तो लिखेंगे 2, ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट थी तो इसे लिखेंगे 3। तो करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 क्या 24। तो यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास 24। तो इसी तरह से ये हमारे पास इस संख्या का क्या हुआ, लेसे हुआ 48, और ये इस संख्या का क्या हुआ, मैसे हुआ, कितना मैसे हुआ इसका 24। तो इसी तरह से हम दोनों संख्याओं का लेसे और मैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विधि हमारी जो कहलाती है, कौन सी विधि कहलाती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसी विधि को हम एक और रूप में भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, वहां से भी अगर हम देख लें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि जो हमारे पास 24 के जो टुकड़े आए उसको हमने देखा, 24 के जो टुकड़े आए वो कितने आए जरा देखेंगे तो 2 की पावर कितना, 1 2 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणा और 3 की पावर 1, ये लिखेंगे। और 48 के जो टुकड़े आए वो हमारे पास कितना है कि 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 1। अब यहां से भी हम निकाल सकते हैं क्या कि अगर हमें लेसे निकालना है, क्या निकालना है, लेसे, तो जो पार्ट है उसकी हम मैक्सिमम घात लेते हैं यानी कि अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ से लेंगे हम 2 की घात 4 गुणा 3 की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो बड़ी घात भी 1 ही होगी तो 3 की घात 1 लेंगे। और यहां से हम टुकड़े करेंगे तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, या आप गुणनखंड कर दीजिए इसके, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 क्या 48। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमें इसी सवाल का मैसे निकालना हो तो मैसे निकालने के लिए हम कहेंगे क्या कि वो दोनों तो लाइनों में होना चाहिए, और उसकी घात जो लेंगे वो कौन सी लेंगे, हम कम से कम घात लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 2 की घात 3 वाला पार्ट कम है तो इसको लेंगे, और 3 की घात 1 चूंकि दोनों में है और 1 कम है तो ये लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो ये इसका क्या जाएगा, मैसे हो जाएगा। तो इस तरह से चाहे ये विधि आप यूज करिए चाहे ये विधि यूज करिए, ये दोनों ही जो विधि है वो हमारे पास क्या कहलाती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और इस विधि के द्वारा हमने क्या निकाला, इन संख्याओं का लेसे निकाला और इन संख्याओं का मैसे निकाला। अब जरा देखिए, मैं इन दोनों के बारे में एक संबंध और आपको बताना चाहता हूं, है ना। तो आप वो संबंध देखेंगे क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जो संख्याएं थी वो क्या थी, तो देखिए पहली जो संख्या थी हमारे पास क्या थी, पहली जो संख्या थी वो हमारे पास कितना था 24, और जो दूसरी संख्या थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 48। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन दोनों की गुणा करिए तो आप क्या 48 की और 24 की गुणा करेंगे, 4 8 32 का 2 से लेके 3 4 6 16 और 3 19, 2 8 16 का 4 से लगाइए 2 4 8 है 9 और 2 और 15 और ये 11 16। और इसी तरह से अगर मैं इनका कहूं आपसे इनका मैसे बताइए कितना है, तो मैसे कितना है, इनका मैसे आया हमारे पास 24, और इनका जो लेसे आया वो कितना आया, लेसे आया हमारे पास कितना 48। और अगर इन दोनों की भी हम गुणा करेंगे तो ये भी हमारे पास यही आएगी, ठीक है। तो हम सीधा सीधा यहां से कह सकते हैं क्या
कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर होता है किसके, लय से गुणा में से। मतलब क्या है कि अगर हम किन्हीं दो संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, यदि हम किन्हीं दो संख्याओं को आपस में गुणा कर दें और उनके लय से और मैं से की आपस में गुणा कर दें, तो वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां से ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया क्या, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से। और इसी तरह से हम कह सकते हैं क्या, कि अगर हमें किन्हीं दो संख्याओं का लय से निकालना हो तो हम कह सकते हैं क्या, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में से। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला हो गया। और दूसरा हमें अगर में से निकालना हो तब भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं कितना, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे लय से। तो ये हमारे पास तो हुए, ये आपके फार्मूले हुए, आप इनको थोड़ा याद। तो इस तरह से हम अपने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का लय से और में से ज्ञात करेंगे। एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो फार्मूला मैंने आपको लिखा है, ये जो सूत्र के रूप में हम यूज करेंगे, ये केवल और केवल दो संख्याओं के लिए ही काम करेगा। दो से अधिक यानी कि तीन संख्याओं या चार संख्याओं के लिए हमारा काम नहीं करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं क्या, कि लय से और में से की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज पर चलेंगे। में से यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होती है, क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, विभाजित करती है। तो ऐसी संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, उस संख्या का में से कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे क्या, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंडों की, कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का सबसे छोटी घातों की संख्याओं का गुणनफल। मतलब हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं क्या, कि जो हमारे गुणनखंड बन रहे हैं उनमें पहले पार्ट में और उनमें दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि वो पार्ट हमारा कॉमन भी होना चाहिए, और उस कॉमन में जो कम घात वाला पार्ट होता है उन कम घात वाले पार्टों को लेकर के क्या करेंगे, उनकी गुणा कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, में से कहलाता है। दूसरा लय से। लय से क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। पूर्णतः विभक्त हो जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है लेसर। या दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की एक मिनट अधिकतम घातों के पदों की संख्याओं का गुणनफल का गुण। तो ये हमारे पास इसकी परिभाषा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी जो लेनी है, हमें लेसन में हम अधिकतम घात लेनी है ना, और उसमें फिर हमें कॉमन नहीं लेना, चाहे कॉमन है तब भी बड़ी घात लेनी है और कॉमन नहीं है तब भी बड़ी घात हमें लेनी है। तो ये हमारे पास हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और इस चैप्टर से संबंधित एक और चीज आपके आती है, क्या? वो मैं आपको बताता हूं। तो वो है हमारे पास क्या कि किसी भी पद की अगर हमें कोई पद दिया है, उसकी कोई घात दी है, तो उसका अंतिम पद 0 होगा या नहीं होगा, ये बताना है ना। तो लिखेंगे किसी संख्या के इकाई का अंक 0 होना। तो अगली जो पॉइंट है हमारे पास क्या है कि कोई संख्या अगर हमें दी गई है और उसके इकाई का अंक 0 होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो पहले बच्चों, जैसा कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई संख्या दी गई है x और x की पावर दी है कितनी? n। अगर x की पावर n दी है और हमारे पास जो x संख्या है वो कैसी है? वो हमारे पास भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य। तो भाज्य संख्या है और इसकी पावर कितनी दी है? n दी है। तो हमें ये बताना है कि इसके इकाई के अंक में 0 है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमें ध्यान रखना है क्या कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 होने के लिए, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 होने के लिए उसके गुणनखंड 5 और 2 होना आवश्यक है। अर्थात अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है तभी उसमें 0 हो सकता है, और अगर 2 और 5 उसमें नहीं आता तो उसमें 0 नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे क्या? किसी संख्या के गुणनफल में 0 होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 तथा 2 होना अनिवार्य है। मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि अगर किसी भाज्य संख्या के हमने अभाज्य गुणनखंड किए और उसमें 2 और 5 नहीं आता है, मतलब 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 2 और 5 अगर नहीं आता है तो उसके इकाई के अंक पर 0 नहीं हो सकता। तो ये बात हमें ध्यान है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज हमारी प्रश्नावली 1.2।
ये हमारी प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली के हम सवाल देखते हैं, है ना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन में हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर उनको उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें अपनी गणित की जो आधारभूत प्रक्रिया होती है उसका प्रयोग करना है ना। तो देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का पहला जो पार्ट है उस पार्ट में हमें दिया है कितना 140 कहते हैं। तो 140 के हम करेंगे तो देखिए 2 से हम काटेंगे कट जाएगा कितना 70 बार, फिर हम 2 से काटेंगे कितना 35 बार और फिर हम काटेंगे किससे 5 से काट दीजिए और 5 7 35 और फिर काटेंगे साथ ही ना 100। तो इसका मतलब 140 के जो टुकड़े होंगे वो हमारे पास होंगे कितने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो। इसी का दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में हमसे कहा गया है 156 काटेंगे, यहाँ भी 2 से काटेंगे 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 13 हो जाएगा 13 से 1 यानी हम कहेंगे कितना कि 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 13 की पावर भी 1। और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3825। तो यहां पर हम देखेंगे तो 5 से काटेंगे 5 7 35 बचा 3 हो गया 32 5 30 और 5 25 और फिर 5 से काटेंगे 5 के ना 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 के ना 5 25 और फिर हो जाएगा हमारे पास 5 के 15 और अब हम देखेंगे 3 से कट जाएगा तो 3 से हम काटेंगे तो कटेगा कितना 3 5 15 3 या 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 17 और फिर 17 से काटेंगे तो 1 तो हम कह सकते हैं कितना कि 3825 के जो अभाज्य टुकड़े होंगे वो हमारे पास होंगे 5 गुणा के 5 गुणा के 3 गुणा के 3 और गुणा के 17। मतलब अगर हम इनके गुणा करेंगे तब फिर से हमारे पास ये प्राप्त हो जाने वाला है और ये हो जाएगा हमारे पास 17। और पार्ट नंबर चौथा है इसी का 5005 काटेंगे 5 से काटते हैं तो 5 के ना 5 0 0 5 के ना 5 काटते हैं तो 7 के ना 7 बचा 3 हो गया 30 7 28 बचा 2 हो गया 21 और 7 21। और अब हम देखेंगे ये कट जाएगा हमारे पास कैसे 11 से काटते हैं तो 11 का ना 11 1 हो गया कितना 3 हो गया 35 11 के 35 हो गया और अब कट जाएगा 13। तो हम कह सकते हैं कितना 5005 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 और गुणा 13 की घात भी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 और 5वें पार्ट में हमें संख्या दी गई है 7429 7429 काटेंगे। देखिए ये हमारे पास 7429 इसमें हम देखेंगे तो ये हमारे पास कट गया कैसे 17 से काटेंगे इसको तो 17 से कटेगा तो 17 34 17 51 17 68 बचा कितना 6 और ये कितना 62 और 17 51 बचा कितना 11 हो गया और 17 7 119। और अब हम देखेंगे तो ये हमारे पास कर गया किससे 19 से कर जाएगा तो 19 दूनी 38 है ना और हो गया 19 या 57 तो ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो मिलेगा कितना 7429 के जो टुकड़े मिलेंगे वो हमारे पास कितना लेंगे 17 की घात 1 गुणा 19 की घात 1 गुणा 23 की घात 1। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हमें करना है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चनों का करने की विधि थी ये हमारे पास क्या था आधारभूत प्रमेय।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्या कि अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के लैसे और मैसे हमें ज्ञात करने हैं। देखते हैं कैसे हमें ज्ञात करना है तो क्या हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे पहली संख्या हमें दी गई है 2651 और इसके साथ साथ जांच भी करनी क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के कैसा बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरे का जो पहला पार्ट है उसमें हमें दिया गया 26 और 51, 26 और 51। ठीक है, करते हैं। तो देखिए पहले आप 26 के टुकड़े करेंगे तो 26 के टुकड़े करेंगे तो काटेंगे हम 2 से 13 और फिर कट जाएगा 13, ठीक है ना 13। उसी तरह से हम 91 के टुकड़े करेंगे तो 91 के टुकड़े होंगे इससे 13 कर दिए ये हमारे पास है। तो हम कहेंगे कि 26 के जो टुकड़े होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 26 के टुकड़े होंगे 2 के घात 1 गुणा 13 के घात 1 और 91 के जो टुकड़े होंगे वो कितने होंगे कि 13 के घात 1 तो 13 के घात 1 के नीचे 13 के घात 1 लिख दीजिए गुणा और 7 के घात 1 तो 7 के घात 1। हमें क्या निकालना, हमें निकालना हम पहले इसका में से निकालना है। तो मान लीजिए हमें इसका में से निकालना है तो में से में हमने बताया था क्या कि जो कॉमन हो और घात कम कॉमन हो और घात कैसी हो कम हो। तो हम देखें कॉमन कौन 13 की घात कम क्या है 1 है तो 13 की घात 1 तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। और इसी सवाल का जब हम लैसे निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्योंकि इसमें हमें कॉमन नहीं देखना बल्कि बड़ी घात देखनी तो 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 और गुणा 7 की घात 1। तो हम करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। या इसकी गुणा कर लीजिए 13 दूनी 26 है ना और 26 सत्ते तो 7 6 42 का 2 हाथ से लगे 4 और 7 चौक 7 धुनी 14 और 4 18 182। अब हमें जो है इसकी जांच करनी है। तो जांच में हमें क्या करना है कि पहली संख्या हमें लिखनी है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी 26 और दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 91 बराबर 2 और ये 6 तो ये हमारे पास 1306। तो इस तरह से ये सवाल हमारे पास तो ज्यादा यहाँ थोड़ी ज्यादा इसको देख लेना। तो अब हम कह सकते हैं क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है किसके लैसे और गुणा में से। ये हमारे पास यहाँ है कि इसकी जांच है। तो इस तरह से इन सवालों को हमको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट है। इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट इस पार्ट में हमसे कहा गया 510 और 92 510 और 92 यहां से करते हैं। 510 के टुकड़े करते हैं तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 पंजी 10 और 2 पंजी 10 फिर काटेंगे 5 से तो 5 पंजे 25 और 5 मेरा 5 है ना और काटेंगे कितने 3 से 17 की 51 और 70 का 70 और ऐसे यहां से काटेंगे 2 से पहले हमारे पास कितना 46 और फिर 2 से काटेंगे कितना 23। अब हम देखेंगे क्या कि 510 के जो टुकड़े आएंगे वो हमारे पास कितना है 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 और यहां से देखेंगे तो 92 के जो टुकड़े आएंगे 2 की घात 2 यानी कि 2 की घात 2 गुणा 23। हमें मैसे निकालना है तो मैसे के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे तो मैसे में जो कॉमन हो तो 23 दोनों में नहीं है 5 दोनों में नहीं है 3 भी दोनों में नहीं है 17 दोनों में 2 दोनों में है। लेकिन क्योंकि मैसे निकालना है तो घात कौन सी लेंगे कम वाली घात लेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारे पास 2। और जब हम इसका लैसे निकालेंगे तो लैसे हमारे पास कितना जाएगा लैसे में हम देखेंगे घात बड़ी वाली लेंगे।
अब देखेंगे फिर 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 और गुणा 23। अब मतलब कि गुणा करेंगे तो 2 3 4 करेंगे 20, 20 के 60 और गुणा 17 और गुणा 23। तो यहाँ से देखेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 का 0 हो जाएगा, 36 18 का यहाँ से लगा 1 6 2 12 13 और गुणा कितना हो गया 17। फिर गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23,460। अब फिर वही अपनी जांच करेंगे तो क्या कर निकालेंगे, मैं से गुणा ले से, तो मैं से और ले से की गुणा करेंगे पहले। तो मैं से कितना हमारे पास 2 और ये कितना 23,460 आप गुणा करेंगे अगर 0 से 12 को हमसे लगा 1 7 में 8 9 और 23 में 46 920। अब करेंगे कितना कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या थी हमारे पास 510 और दूसरी संख्या थी हमारे पास कितना 92। इनकी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा है ना। 510 की 51 की और 92 की गुणा कर लीजिए, 2 का 2 2 5 10 9 9 5 45 तो 9 और ये यहाँ पर कितना 6 46 और 920। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर पहले मैथ्स और लेसन की गुणा दोनों के बराबर आ चुकी है और ये हमारा क्वेश्चन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में कहा 336 और 54। करेंगे इसके टुकड़े तो देखिए 3 से काटे 3 का 3 3 3 3 6 है ना। अब देखेंगे 2 से काट दीजिए, 2 पहले 10 2 6 12 फिर 2 से काट दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए और फिर 7 से काट। 54 को देखते हैं 2 से काटेंगे तो 27 54 3 9 27 3 3 9 और 3 है ना। तो हम देखेंगे कितना 336 का जो टुकड़ा है वो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 और गुणा 7, यानी कि हम कह सकते हैं इसको कितना कि 3 की घात 1 गुणा 2 की घात 4 गुणा 7 और जो 54 के टुकड़े आएंगे वो हमारे पास आएंगे कितना कि 2 की घात 1 और गुणा 3 की घात 4, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसको देखो 336 हमें निकालना क्या मैथ है, तो मैथ में हमने बताया कौन 3 भी है 2 भी है, लेकिन इनकी कौन सी घात कम से कम वाली घात, तो यहाँ से 3 की घात 1 और यहाँ से 2 की घात 1 करके 3 गुणे 6 और यहीं से तो इसका लेसे हम देखेंगे तो लेसे हमारे पास हो जाएगा कितना कि 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 और गुणा 7, यानी कि 3 3 होते हैं 27 2 3 4 3 8 3 16 और गुणा 7 और इसी बात करेंगे 27 गुणा 16 112 की बात करेंगे कितने 27 से 7 2 16 4 से लगा ये 7 के 7 और 1 8 7 के 7 2 तो ये रहेगा 4 8 12 2 3 3004 तो ये रहेगा वहां पर 3004। अब इसकी जांच करेंगे तो जांच करने के लिए फिर वही क्या कि मैथ है गुणा मैथ है, तो मैथ और मैथ की गुणा करेंगे तो मैथ से हमारे पास 6 और ये हमारे पास 3004 गुणा करेंगे तो 76 24 के साथ से लगे 2 76 12 में 16 4 और 36 18 ये हमें। और अब देखेंगे क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो पहली संख्या गुणा पर 336 और गुणा कितना 54 336 की 54 से गुणा करेंगे
4 से 4 से 2, 4 के बाद में तो 4 से लगाइए, 4 के बाद में 3, 5 से 20 का से लेके 3, 5 के मतलब 3 18 का 8 से लगाइए, 5 के नंबर पे 16, यहाँ पर 4 4 8 3 जाएगा, यहाँ से लगा 1 हो गया 18 154। तो ये हमारे पास, तो ये हमने देखा दोनों कैसे है बराबर है, तो ये बात हमारी यहाँ सिद्ध हो गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो केवल हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसमें हमें इस क्वेश्चन में जांच नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है 12 15 21। तो हमारे पास जो संख्या दी गई वो है 12 15 और 21। करेंगे तो 12 के टुकड़े करेंगे, 15 के टुकड़े करेंगे, तो 12 के टुकड़े करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 3 15 के गुणा करेंगे, 3 15 और 5 5 और 21 के टुकड़े करेंगे, 3 7 21 और 7 7। यहां से करेंगे तो हम 12 को कितना लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 15 को हम लिख सकते हैं कितना कि 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और 21 को हम लिख सकते हैं कितना कि 3 की घात 1 और गुणा 7 की घात 1। क्या निकालना है? अगर हमें में से निकालना है तो में से निकालने के लिए क्या, देखिए ये लाइन अधूरी है तो यहाँ पर गया 3 की पावर 1 यानी कि 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हमें ले से निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हमने बताया क्या कि चाहे लाइन पूरी है नहीं है लेकिन अधिकतम घात लेंगे 3 की घात 1 ही सबसे ज्यादा है तो 1 ही ली जाएगी और वो आपका वहां चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 1 तीसरे का पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है और ये कितना 17 23 और 19। 17 23 और 19। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 17 के हम टुकड़े करेंगे नहीं होंगे, 23 के टुकड़े करेंगे नहीं होंगे, 19 के टुकड़े करेंगे नहीं होंगे, यानी कि खुद आधार की संख्या है। तो अगर हम चाहें तो 17 में कितना लिख सकते हैं कि 17 गुणा 1 है ना, 23 को कितना लिखेंगे कि 1 गुणा के 23 और 29 को कितना लिखेंगे 1 गुणा के 29। अब हमें जब इसका में से निकालना है तो में से क्या हो जाएगा इसका, तो में से हो जाएगा इसका 1, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और जब हमें इसका ले से निकालना होगा तो ले से में क्या करेंगे कि हम ये सारी करेंगे 17 गुणा 1 भी लिख लो और गुणा 23 और गुणा 29। आप इन सबकी अब गुणा करेंगे। देखिए ये बात आपको जुबानी भी याद रखनी है क्या कि ऐसी संख्याएं जब किन्हीं संख्याओं का हम ले ना निकाल पाए, मतलब वो सारी की सारी कैसी हो अभाज्य संख्याएं हो, इस तरह से संख्याएं हमें दी जाए तो उनका जो हमारे पास में से होता है हमेशा कितना होता है 1 होता है। और अब हम इनकी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 359, 11 359। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 और 25। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट 8 9 और 25। हम देखेंगे 8 के टुकड़े करेंगे 2 9 के टुकड़े करेंगे 3 3 9 3 3 25 के टुकड़े करेंगे 5 25 और 5 यानी कि हम कहेंगे कि 8 का हुआ 2 की पावर 3, 9 का हुआ 3 की पावर 2 और 25 का हुआ 5 की पावर 2। फिर वही बात क्या, अगर हमें में से निकालना है तो हम देख रहे हैं में से में कुछ हमारे पास कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसका जो में से हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और जब हम इसका ले से निकालेंगे तो ले से के लिए सब चीजें 2 की पावर भी 3 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। तो यहां से करेंगे 2 2 4 8 3 3 9 और 5 25 और 25 8 200 और 2 9 18 है, तो ये हो गया हमारा 18। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक हमारा क्वेश्चन है 200
एक और एक आया हमारे क्वेश्चन का आंसर 18। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और ये क्वेश्चन है हमारे पास एचसीएफ दिया गया है इतना और एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन का एलसीएम दिया गया, कितना दिया गया है, इतना दिया है 9 और इसका एलसीएम ज्ञात करना है और संख्या हमारे पास दी है 2 संख्याएं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिएगा 2 संख्याओं का जो एचसीएफ दिया है, कि में से दिया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, तो जो में से दिया है वो दिया है प्रश्न 9 और जो एलसीएम है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि ले से जो है वो हमें क्या करना है, वो हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास जो संख्याएं है ना, तो कहेंगे पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारे पास दी है 306 और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, तो दूसरी संख्या है हमारे पास 657। यह हमें ज्ञात करना। तो हमारे पास सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लिखा है क्या, कि ले से बराबर होता है क्या, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे होता है कितना, में से। तो पहली संख्या क्या थी हमारे पास 306, दूसरी क्या थी 657 और बटे ये कितना था 9, काट लीजिए 9 से, तो 9 के 27 और 9 तक 36 कट गया हमारे पास। तो हमारे पास है कितना, 34 गुणा 657, इसकी गुणा कर दीजिए आप, तो 657 की गुणा करेंगे किससे, 34 से, 4 7 28 का 8 हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हाथ से लगे 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हाथ से लगा 1 और 3 6 18 19 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 3 7 6 13 3 हाथ से लगा 1 10 और 12 का 2 हाथ से लगा 1 जो कि 22,338। तो यह आना चाहिए 22,338। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मतलब 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था, तो ये कह रहे हैं किसी संख्या 6 की पावर n, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यह है हमारे पास 6 की पावर n और n बराबर क्या है, हमें बताना क्या कि n के किस मान के लिए ऐसा संभव है कि उसके इकाई ऊपर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे, हम जानते हैं कि इकाई के अंक पर 0 होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होना चाहिए। तो ये बात हमें पता है क्या, कि अगर उसके इकाई के अंक पर हमें 0 लाना है तो उसके जो गुणनखंड होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। अब संख्या हमें क्या दी है, संख्या हमें दी है 6 की पावर है, तो अगर हम 6 के टुकड़े करेंगे तो 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 3 6, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कितना, कि 2 गुणा 3 की पावर n, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 की पावर n और गुणा 3 की पावर n। अब हम देख रहे हैं कि इसके गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसके इकाई के स्थान पर 0 नहीं आ सकता। हम यहां लिखेंगे चूंकि प्रश्न के गुणनखंडों में
2 तथा 5 नहीं है, अतः इसके n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए इकाई का अंक 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यह है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज आप अपनी बुक से, आप अपने बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वहां से देख सकते हैं और उसी लैंग्वेज में हमें लिखने का प्रयास करना है। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो यह हमें बताना है ये अभाज्य संख्याएं क्यों है, यानी कि भाज्य संख्याएं क्यों है ना। तो हमें बताना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 और दूसरी संख्या हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। जरा देखेंगे यहां से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम वो कितने हैं, एक पर ये हुआ है कि अगर मैं यहां से देखूं 13 कॉमन हो जाएगा, तो 13 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो जाएगा देखिए 11 सत्ते 77 और प्लस 1 ये हो जाएगा पास कितना 13 और गुणा कितना 78 ये हो गया। और यहां से हम देखेंगे तो यहां से हमारे पास 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा 7 42 42 42 84 84 और गुणा 12 से गुणा करेंगे 12 से 48 का 8 से लेके 4 और 12 के 96 और 400 तो हमारे पास कितना 1008 और प्लस का यानी कि हम लिखेंगे कितना 5 गुणा और 1000 और यहाँ हो जाएगा। अब जरा देखेंगे तो दोनों ही क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ दोनों क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास संख्या है, ये जो हमारे पास संख्या है ये एक 13 तो अभाज्य है, लेकिन हम इसके टुकड़े कर सकते हैं और इसके जो 78 के जो टुकड़े होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है क्योंकि हम कहेंगे कि यहाँ पर जो संख्या 78 है ना, वो कैसी है भाज्य संख्या है, और यहाँ पर जो संख्या हमारे पास 1009 है ये भी कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, इसलिए ये दोनों संख्या कैसी हैं भाज्य है। तो यहाँ देखेंगे 78 तथा 1009 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, अतः दी गई संख्याएं भाज्य है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हुआ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में हमसे कहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पर एक मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास दो संख्याएं जो दी गई हैं, एक है हमारे पास कितनी 18 और एक 12, और ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं वो कितने समय बाद मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना होता है, इन संख्याओं का लैसे निकालना होता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 और 7 क्वेश्चन में हमें संख्या दी, एक संख्या दी 18 और एक संख्या दी 12। 18 के टुकड़े करेंगे तो 2 9 18 और 3 3 3, इसके टुकड़े करेंगे 2 6 12 2 3 6 और 3। 18 के टुकड़े कितना है 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, और 12 के टुकड़े कितना है कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। हमें निकालना क्या है इसका लैस है, तो जब लैस हमें निकालना है तो हमने बताया था क्या मैक्सिमम घात लेते हैं तो 2 की घात कितना देना पड़ेगा 2, और 3 की घात भी कितना देना पड़ेगा 2, तो 2 दूनी 4
और 2 8 किया 9 और 9 चौक 36। इसका मतलब वो दोनों जब वापस मिलेंगे, पूर्णांक मिलेंगे, वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद वो वापस मिलेंगे। तो क्या है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने घर पर अच्छे से इस एक्सरसाइज की तैयारी कीजिए। एग्जाम में इस प्रश्नावली से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है और इसकी तैयारी अच्छे से घर पर की है, तो आपको एग्जाम में जाकर के इसका अवश्य लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय।